हेलो स्टूडेंट्स, वंस और सीरीज में क्लास 10th चैप्टर 13 की बारी है। आज नाम है इसका स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में पहले हम सीखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले मीन, और दूसरी चीज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन आप जानते हैं। मीन तीन टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। फिर दूसरा मेथड है अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। और मेथड नंबर 3 है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तीसरी चीज जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मीडियन। और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन के फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो अलजेब्रिक मेथड है और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं, अलजेब्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं, ये चीज़ भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ हम चौथा पॉइंट भी सीखेंगे, नाम है जिसका मोड। क्लियर। तो और ये जो मीन, मीडियन, मोड है, मीन, मीडियन और मोड, ये 3 मेजर्स हैं किसके, सेंट्रल टेंडेंसी के। किसके हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स कौन कौन से हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन 3 तरीके से निकालते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो हम अब आगे फाइंड करेंगे। जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टॉपिक में जाएंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करें वो समझाएंगे। मीडियन के फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। और मोड हम फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम पता करते हैं कि मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ध्यान रखिएगा, अनग्रुप्ड डाटा हम इस क्लास में, चैप्टर नंबर क्लास 10th में नहीं पढ़ेंगे। केवल ग्रुप्ड डाटा के बारे में ही बात होगी। साथ ही पहले मैं बेसिक कवर कर रहा हूं और उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में आते हैं। पहले फार्मूले क्या होते हैं और क्या क्या, कौन सी किसकी डेफिनेशन होती है, ये सब चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। तो मीन की डेफिनेशन क्या होती है, मीन की डेफिनेशन होती है अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी which gives the average of data, average of a data। यानी किसी डाटा का जो एवरेज देता है वो जो कहलाता है इज कॉल्ड मीन। क्लियर। मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, तो देख लेते हैं कौन सा क्या है। तो मेथड नंबर 1 हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल, ये जो सिंबल है सिग्मा है, या इसको समेशन भी कहते हैं। तो सिग्मा, तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, एफ आई मतलब एफ आई क्या है, फ्रिक्वेंसी है, एक्स आई क्या है, क्लास मार्क है, और एफ आई
फिर से फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का सम और फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क के प्रोडक्ट का सम। ठीक, यानी यहां पर जो xi है कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। तो xi इक्वल होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। ठीक है, और जो दूसरा सिंबल है इसमें उन सिंबल्स के सेंस देखते हैं। fi है फ्रीक्वेंसी और xi क्लास मार्क है, ये मैं बता ही चुका हूं, क्लास मार्क। ठीक है, और x बार से मीडियन को डिनोट करते हैं। ठीक, मेथड नंबर सेकंड है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में हम करते क्या हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी मीन हम चूज करते हैं, चूज एनी मीन, कोई भी मीन हम चूज करते हैं जिसका नाम ए रखते हैं, और जिसे कहते हैं चूज एनी मीन ए इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन, और इसलिए इस मेथड को कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, और इससे जो फार्मूला बनता है वो इस तरह से होता है। तो x बार इक्वल a प्लस सिग्मा यानी समेसन fi di अपॉन समेसन fi, जहां पर di का मतलब होता है xi माइनस a। ओके, फिर मेथड नंबर 3 है। मेथड नंबर 3 का फार्मूला है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली 3 या 4 जो 5 फार्मूले मैं बताऊंगा मेन मीडियन मोड के, इनमें से 1 या 2 डेफिनेटली एग्जाम में आने ही हैं, और क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें तो रहेगा ही। अगला है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में का फार्मूला होता है, इसमें हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला है a प्लस समेसन fi ui अपॉन समेसन fi और इनटू h, where ui is di upon h and h equal class size। ठीक है, क्लास साइज कैसे निकलता है, h निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट से। ठीक, जैसे कोई एक क्लास है ए बी, तो ये जो बी है ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। क्लियर, अब ये मीन हो गया। मीन के बाद हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा पार्ट हमने देखा था कि हम डिस्कस करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज up to the current point
is called cumulative frequency. COMULATIV, cumulative frequency. ओके, cumulative frequency दो टाइप की होती है। एक होती है लेस देन टाइप, हो रही है लेस देन टाइप, और एक होती है मोर देन टाइप, मोर देन टाइप। ठीक, तो लेस देन टाइप या मोर देन टाइप कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। जैसे डाटा अगर दिया हुआ है, ये हमारे पास डाटा है, क्लास और फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी है 5, 3, 4 या 8 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 और 3। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें बनाना है लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन टाइप मैं लिख रहा हूं पहले, तो यहां लिखेंगे मार्क्स और यहां लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हो जाएगा लेस देन 10, क्या आएगा 5। फिर आगे लिखेंगे लेस देन 20, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस दूसरा यानी 3 इक्वल 8। फिर आएगा लेस देन 30 इक्वल ये 8 और प्लस 4 इक्वल 12। देन लेस देन 40 इक्वल 12 प्लस 3 इक्वल 15। सेम ही अगर हम कंप्लीट करें मोर देन टाइप, तो मार्क में हम लिखेंगे मार्क CF, यहां हम लिखेंगे मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 और मोर देन 40। ठीक है, मोर देन टाइप में यहां 10 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 से करेंगे। मोर देन 0, मोर देन 0। जैसे इसमें लेस देन टाइप में हाईएस्ट को लिया हमने, 0 को नहीं लिया था। इसमें मोर देन टाइप में लोवेस्ट को लेते हैं, हाईएस्ट को नहीं लेते। ठीक है, मोर देन 30 क्या हो जाएगा, नीचे से स्टार्ट करते हैं इसको प्लस करना, तो ये हो जाएगा पहले सीधे यहाँ पे 3 आ जाएगा, या फिर ऐसे नीचे से प्लस करते जाए या ऊपर से माइनस करते जाए, दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे इसका है 15 के बाद यहाँ क्या आया है 12, तो लिखेंगे 15 और दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 3, 15 माइनस 3 इक्वल 12 आ जाएगा। इसके बाद 12 और फिर अगले का है 3 फ्रीक्वेंसी, तो 12 में 3 माइनस किए तो 8 आ जाएगा, नहीं आएगा। इसको समझने के लिए हम नीचे से ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा पहले 3 लिख देता हूँ 3 और फिर प्लस 4, तो 3 प्लस 4 इक्वल 7, फिर 7 प्लस नेक्स्ट 3 मतलब ये हो जाएगा 10 और 10 प्लस 5 इक्वल 15। यानी मोर देन टाइप की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 15, 10 और ये 7 और ये
3 इस तरह से आ जाएगी। आज ओके, नहीं। और ये सॉल्व हो जाएगा। इसका हम ग्राफ भी रेडी कर सकते हैं। तो इस जो कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी है इसका ग्राफ में कैसे करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो हमने इस डाटा को किया है लेस देन टाइप मोर देन टाइप, तो उन दोनों को हम ग्राफ में रेडी कर देते हैं। ये रहा ग्राफ, ठीक। तो ग्राफ में 0, 10, 20, 30, 40, इधर 0, 5, 10, 15, 20 और 30, ठीक है। तो सेम ग्राफ को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे लेस देन टाइप, तो इसका जब हम ओजीव बनाएंगे तो जो लेस देन ओजीव होगा वो कुछ नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे इसका ओजीव नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और मोर देन टाइप का ओजीव ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये मोर देन टाइप का है और ये लेस देन टाइप का ओजीव है। तो दोनों ही जहां पर मिलते हैं वो पॉइंट ही मीडियन कहलाता है, वो पॉइंट ही मीडियन कहलाता है। इसको हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए क्लास इंटरवल है 10-20, ठीक है। तो 10-20 में 10 इंक्लूडेड तो है, 10 तो इंक्लूडेड है, ओके, बट 20 is not included, ओके। तो जो अपर लिमिट होती है सेम क्लास में इंक्लूड नहीं होती, वो अगली क्लास में इंक्लूड होती है। ये माइंड में फीड किए रहिएगा, माइंड में रखे रहिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं जो तीसरा हमारा टॉपिक था वो है मीडियन, ठीक। तो मीडियन को जो मैं बताया था कि दो टाइप से निकाल सकते हैं। एक है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल L प्लस n अपॉन 2c माइनस CF अपॉन F इंटू H, ओके। जहां पर हर एक सिंबल्स के सेंस लिखने पड़ेंगे। तो L इक्वल होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास कैसे डिसाइड होते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो फिर ऑब्जर्व करेंगे। n इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। F क्या है, तो F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। CF क्या है, तो CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, ठीक। और H है क्लास साइज, क्लास साइज, ओके। तो ये है इसका अलजेब्रिक मेथड। और ग्राफिकल मेथड अभी हमने देखा ही कि ये मोर देन टाइप ओजीव, ये है लेस देन टाइप ओजीव। तो यहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे दोनों के, वो पॉइंट कहलाएगा मीडियन। ये मीडियन फाइंड करने का ग्राफिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड को हम क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं।
आगे क्वेश्चंस में मिलते हैं। फिर इसमें लास्ट टॉपिक आता है, नाम है इसका मोड। मोड का फार्मूला भी देख लेते हैं। मोड का फार्मूला क्या होता है? मोड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into H, where L is equals to lower limit. L is lower limit of the मॉडल क्लास। अब मोड में मॉडल क्लास होती है, मीडियन में मीडियन क्लास होती है। H है क्लास साइज, ठीक। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 frequency of the preceding class, और F2 है frequency of succeeding class। तो ये रहा मिनी मीडियन मोड का बेसिक। इन तीनों में एक रिलेशन भी है, तो वो भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए रिलेशन भी रेडी कर रहिएगा। एम्पिरिकल फार्मूला होता है मीन, मीडियन और मोड का। 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। ओके, तो ये कभी ट्रांसपोज होके कभी इधर कभी उधर ये हो सकता है कि हो सकता है एग्जाम में मोड इक्वल आ जाए 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, या हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि 2 मीन इक्वल 3 मीडियन माइनस मोड। तो ये तीनों ही सही हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि बेसिक ये है, इसी से ट्रांसपोज होकर सब कुछ आना है, ठीक। तो जितना भी बेसिक था हमने कवर कर लिया। बेसिक कवर करने के बाद चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस केवल ऐसे क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करने जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो सभी क्वेश्चंस को नहीं कवर करेंगे, बस आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, कंप्लीट कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 24 फरवरी को आपका एग्जाम है और आज 2 दिन पहले सब 22 है, इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी कवर करिए, है ना। तो ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा और थोड़ा फास्ट बताऊंगा। स्टूडेंट्स, ये मीडियन का क्वेश्चन है, मीन का क्वेश्चन है। इसमें हम मीन फाइंड करने वाले हैं। क्वेश्चन है दिस इज द डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, फाइंड मीन। और मीन फाइंड ही बस नहीं करना है, यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड मतलब जो बेस्ट मेथड हो उस मेथड से आप फाइंड करिए। तो ये हमें अप्रोप्रिएट मेथड मिलेगी कहाँ से? तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में अगर बड़ी वैल्यू है तो हम जाएंगे, अगर नॉर्मल बड़ी वैल्यू है तो हम जाएंगे स्टेप डेविएशन की तरफ, अज्यूम मीन मेथड की तरफ। अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो हम जाएंगे स्टेप डेविएशन की तरफ, और अगर कैलकुलेशन में छोटी छोटी वैल्यूज हैं तो हम जाएंगे डायरेक्ट मेथड की तरफ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे क्लास, ठीक, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो क्लास हो गई है, ये फ्रीक्वेंसी। तो क्लास लिखते हैं 100 to 120, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। 120 to 140, 140 to 160,
160 to 180 and 180 to 200. Frequency 12, 14, 8, 6 and 10. According to question जो टोटल फ्रिक्वेंसी है वो 50 है. ओके, यानी हमें इसका सम नहीं करना पड़ेगा. जनरली क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में हो सकता है कि सम ऑफ फ्रिक्वेंसी दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तभी आपको फाइंड करना पड़ेगा. हम निकाल लेते हैं क्लास मार्क. तो क्लास मार्क निकलती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी 100 प्लस 120 दोनों को सम करेंगे तो आएगा 220, 220 का हाफ 110. इस तरह से हम सबका क्लास मार्क निकाल लेते हैं. तो 110, 130, 150, 170 और 190. ठीक, अब हमें फाइंड करना है FI XI. FI इंटू XI दिखाने के लिए देखिए यहाँ पे 12, 110, 14, 130, 8, 150 कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करेंगे. जब हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करेंगे तो हम अज्यूम मीन मेथड करेंगे. अज्यूम मीन मेथड के लिए ये जो XI है, क्लास मार्क है, इनमें से किसी को मान लेते हैं कि ये A है. तो हमने माना कि ये 150 A है. ओके, आप जिसको चाहे उसको मान सकते हैं. बीच वाले को मानने से फायदा यह होगा कि जितनी भी वैल्यू सब छोटी हो जाएंगी. तो जब A हमने मान लिया तो निकालेंगे DI. DI कैसे निकलता है? DI निकलता है XI माइनस A करने से, यानी 110 में 150 माइनस करेंगे. 110 में 150 माइनस करिए तो आएगा -40. अब 130 में 150 माइनस करिए तो आएगा -20. ऐसे ही माइनस इसको माइनस करेंगे तो आएगा 20 और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 40. अब हम ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक, तो हम कौन सा मेथड यूज किए? यूजिंग assumed mean method. अगर क्वेश्चन ने कहा है appropriate मेथड यूज करिए तो हम भी लिख देंगे ऊपर. अब हम निकाल लेते हैं FI इंटू DI. ठीक, जब हम assume mean मेथड यूज कर रहे होंगे तो हमें FI DI चाहिए. अगर हम स्टेप डिविजन कर रहे होंगे तो हमें FI UI चाहिए. अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे होंगे तो हमें FI XI चाहिए. और जो चाहिए वो हम फाइंड करेंगे. तो हम निकाल लेते हैं FI DI. 12 का 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 480. 14 का 20 से करेंगे तो आ जाएगा 20, 14 2 जा 20 है तो -280. 8 का 0 से करेंगे तो यहाँ आएगा 0. 6 का 20 से करेंगे तो 120 और 10 का 40 से करेंगे तो आ जाएगा 400. ठीक, और सभी को सम भी करेंगे. सम करेंगे तो ये है FI का सम. FI का सम मतलब सिग्मा यहाँ लगेगा, और ये है FI DI का सम. देखिए 400 में 480 माइनस के मतलब 400 में 480 माइनस के तो -80 बचा. -80 और ये 280 एंड -80, दिस बिकम -360. -360 में 120 माइनस कर देते हैं. जब माइनस कर देंगे तो बचेगा 240. क्लियर? जब 240 बचेगा तो वो भी निगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे -240. अब ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई. पूरी वैल्यू आने के बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अब हम लगाएंगे फार्मूला जो मीन का है स्टेप अज्यूमिंग मेथड का, वो है A प्लस समेसन FI DI अपॉन समेसन FI. ओके, इक्वल द वैल्यू ऑफ A इज इन दिस क्वेश्चन 150. तो यहाँ पुट किया 150 प्लस FI DI का सम कितना आया है -240. तो लिख दिए यहाँ -240 और समेसन FI कितना है 50. तो ये 50, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 150. यहाँ माइनस तो ये प्लस बिकम माइनस.
0 से 0 कैंसिल हुआ, 24 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 24 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 5 4 जा 20 और पॉइंट लग गया 5 8 जा 40। ओके, 150 में 4.8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 145.2 एंड ये होगा आंसर। या क्वेश्चन ने पूछा है मीन डेली वेज, सो मीन डेली वेज इक्वल RS 145.2 rupees and this is आंसर। तो इस तरह से हम मेथड को यूज करेंगे अगर कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बताया हूँ। एक आगे क्वेश्चन है जिसमें f की वैल्यू पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। उसमें मीन दिया हुआ है, टेबल में ये फ्रिक्वेंसीज में f गायब है, मतलब कोई एक फ्रिक्वेंसी गायब है। तो 11 13 है, 13 15 है। इस क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें f की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। फाइंड मीन लिटरेसी रेट इन 35 सिटीज। इसका मतलब ये 35 है, ये है फ्रिक्वेंसीज का सम है। तो इसमें ये दिया हुआ है क्लास और ये है नंबर ऑफ सिटीज। तो हम कोई भी मेथड, अज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड यूज करके मीन फाइंड कर लेंगे। जो भी मीन आएगा वो सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। आगे चलते हैं, फाइंड करते हैं मोड। मोड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लगभग एक तो हैं, सेम टाइप से सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देयरफॉर मैं ज़्यादा क्वेश्चन बता नहीं रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। ये मोड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये एज लिखी हुई है और ये नंबर ऑफ पेशेंट दिए हुए हैं कि 5 से 15 साल के बच्चे कितने एडमिट हुए, 15 से 25 साल के बच्चे कितने एडमिट हुए। एक हॉस्पिटल की ये उसका पूरा डाटा है। हमें इस क्वेश्चन में तो स्पेशली क्वेश्चन ने कहा है कि मीन और मोड दोनों फाइंड करिए, लेकिन हम मीन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, देयरफॉर हम फाइंड कर रहे हैं मीन मोड। तो मोड के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो चूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 23। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसी की क्लास को कहते हैं मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास इक्वल, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी इस 23 की क्लास 35 45। ओके, सो अब जब मॉडल क्लास हमें मिल गई तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो L इक्वल हो जाएगी, L इक्वल 35। ओके, F0 इक्वल मॉडल क्लास के ऊपर वाले की वैल्यू, ये फिर बन जाएगी F0, उस ये बन जाएगी F1 और ये हो जाएगी F2। ठीक, तो F0 इक्वल 21 है, F1 इक्वल 23 है और F2 इक्वल 14 है। क्लियर। उसके बाद क्लास साइज में हम निकालते हैं, तो क्लास साइज में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 45 माइनस 35 इक्वल 10 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं मोड। तो मोड आ जाएगा, फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इस फार्मूले को याद करने का बढ़िया तरीका है कि जो F1 F0 F1 F2 आता है तो बीच वाला ही फार्मूले में पहले रहेगा। ठीक है, तो दोनों में ही
F1 ऊपर में भी, F1 पहले नीचे में भी, ठीक है। उसके अलावा इसके सीक्वेंस में चेंज कर देंगे, माइनस लगा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और इनटू H, ठीक। अब आगे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसमें आगे आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन सिंपल है, इसलिए रेस्ट डू योरसेल्फ। मीडियन का एक क्वेश्चन है, मीडियन का क्वेश्चन थोड़ा सा एक टफ है, इसलिए मैं बस उसको बता रहा हूँ। उसको देखते हैं मीडियन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मीडियन का क्वेश्चन है, मीडियन ऑफ गिवन डाटा इज, ये जो डाटा दिया हुआ है इसका मीडियन 28.5 है, इसमें आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लास इंटरवल है 0 to 10, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 दी हुई है, इस तरह से सबकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी दिया हुआ है। मीडियन के लिए आपको पता है, मीडियन के लिए सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 5 हो जाएगी, दूसरे की 5 प्लस x, तीसरे की 20 और 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस x, तीसरे की 15 ऐड कर देंगे तो 30, 40 प्लस x हो जाएगा। फिर इसमें ये फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो y हो जाएगा, तो 40 प्लस x प्लस y, एंड इसमें कांस्टेंट फिर से 5 ऐड होगा तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। क्लियर? इसका मतलब ये जो आया है ये भी सम ही है। 45 प्लस x प्लस y जो आता है लास्ट फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है लेस देन टाइप में, तो इसमें भी ये टोटल ही फ्रीक्वेंसी का सम आता है। फ्रीक्वेंसी का सम इसके इक्वल होगा। क्लियर? फिर आगे जब ये दोनों इक्वल हैं तो नाउ यानी इक्वल कितना आ गया, 45 प्लस x प्लस y, बट सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है 60। ओके, सो ये दोनों ही n है, इक्वल n। क्लियर? सो हम निकालेंगे n/2, n/2 कितना आएगा, ये 60/2 आएगा, 60/2 इक्वल 30 आएगा। क्लियर? तो ये हम क्यों कर रहे हैं, n/2 के फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है मीडियन क्लास। तो n/2 के नियरेस्ट जो CF होती है, n/2 मतलब 30 के नियरेस्ट CF इनमें से कौन सी है, 5, 25, 40, 45। तो जो 30 के नियरेस्ट है ये 45, ये सॉरी 40 तो नहीं, 25 लग रही है, ये नियरेस्ट है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि CF ऑफ क्लास, किस क्लास की, CF ऑफ क्लास 1020 is nearest to n/2। ओके, n/2 की वैल्यू कितनी है, 30। तो 1020 की जो नियरेस्ट क्लास है, नियरेस्ट तो जो CF है वो n/2 के इक्वल आई है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि n/2 के नियरेस्ट, ओके ये नोट कर लीजिए, n/2 के नियरेस्ट जो भी CF होती है, यानी कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी होती है, वही क्लास मीडियन क्लास कहलाती है। ओके, उसी क्लास को मीडियन क्लास कहते हैं। तो अब उस पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि n/2 30 आया है और मीडियन क्लास
मीडियम क्लास आ जाएगी। सो मीडियम क्लास इक्वल 10 20। अब जब 10 20 आ गया तो पीछे जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, सो n/2 इक्वल 30 है। क्लियर। और फिर उसके बाद L मतलब लोअर लिमिट 10, CF जो हमारी मीडियम क्लास आई है उसकी जस्ट पहले की CF होती है, तो ये है 5 + x। F मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है x, तो यहाँ x आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो मीडियम क्लास होगी 20 30 होगी, क्योंकि पिछले पेज में ये जो आया है ये 20 + x यह क्लास 20 30 की फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। इसीलिए मीडियम क्लास क्या होगी 20 30 होगी। मीडियम क्लास जब 20 30 होगी तो ये लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी, ये 20 आ जाएगा। ठीक। CF 5 + x और फ्रीक्वेंसी इसकी 20 आ जाएगी। ठीक। H मतलब क्लास साइज का डिफरेंस ही है, मतलब 10 है। सो मीडियन, और मीडियन भी क्वेश्चन ने दे रखा है, मीडियन क्वेश्चन ने दे रखा है 28.5। जब मीडियन 28.5 है तो मीडियन का हम लगाएंगे फार्मूला। मीडियन इक्वल फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। ओके, तो सबकी वैल्यू रखते हैं 28.5 इक्वल L मतलब लोअर लिमिट कितनी है 20 प्लस n/2 30 आया था, तो 30 - CF कितना है 5 + x, और F मतलब फ्रिक्वेंसी उसी क्लास की, मीडियम क्लास की, तो ये है 20 और इंटू H मीन्स 10। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 को ट्रांसफर कर देते हैं तो हो जाएगा 28.5 - 20 इक्वल 10 1 जा 10 2 जा, तो आ जाएगा 30 - 5 - x अपॉन 2 ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 8.5 इंटू 2 इक्वल 30 में 5 माइनस किए तो 35 - x। ठीक, 25 को भी ट्रांसपोज कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो 8 2 जा 16 1 17 आ जाएगा, 17 - 25 इक्वल -x। माइनस कर दिए इसको तो -8 आ गया, -8 इक्वल -x, या x इक्वल 8 आ जाएगा, ये x की वैल्यू होगी। एंड जो पीछे हमने सॉल्व किया है x + y 45 + x + y ये 60 के इक्वल है। ठीक है, इसमें हम सीधे x की वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा 45 + x मतलब 8 + y इक्वल 60। 45 और 8 आ जाएगा 53 + y इक्वल 60, या y इक्वल 60 - 53, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। सो लास्ट में लिखेंगे x इक्वल 8 एंड y इक्वल 7। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि मीडियम क्लास n/2 के जो n/2 की वैल्यू होती है उसी के नियरेस्ट CF की क्लास को ही मीडियम क्लास कहते हैं। क्लियर। तो एक और क्वेश्चन जिसमें कि F या अलग से कोई वेरिएबल न दिया रहे जिसमें मीडियन ही फाइंड करना हो, उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 सरनेम्स पिक किए गए हैं, इनमें से मीडियन फाइंड करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं क्लास और यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 to 4 4 to 7 7 to 10
10 to 13, 13 to 16 and 16 to 19. ओके, फ्रिक्वेंसी सबकी है 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4. तो CF कितनी आएगी? CF होगी 6, 30 और 6 36, 36 और 40 76, 76 और 6 82, 72 92 हो जाएगा, 92 और 4 हो जाएगा 96, 96 एंड 4 दिस बिकम 100. ठीक, क्वेश्चन में कहा है कि 100 सरनेम्स है, इसलिए 100 आना ही चाहिए. ठीक है, नाउ n इक्वल कितना आया? 100 आया. तो n/2 कितना आएगा? 100/2 आएगा. 100/2 कितना है? 50 है. क्लियर? तो जो 100/2 है यह इज नियरेस्ट टू CF. कौन सा CF की नियरेस्ट है? 36 के या 76 के? 50 किसके नियरेस्ट है ज़्यादा? तो 50, 60, 70, 26. और यहाँ पे माइनस करेंगे अगर तो 36 ज़्यादा पास में है, तो इसलिए इज नियरेस्ट टू CF 36. जो जिसके पास में ज़्यादा रहेगा उसी को लिखेंगे. अब जिसके पास में है ज़्यादा वही वाली क्लास हो जाएगी मीडियन क्लास. सो मीडियन क्लास इक्वल 36 है तो 47. अब जब मीडियन क्लास डिसाइड हो गई तो पूरी वैल्यू लिख देते हैं. L इक्वल 4, n/2 इक्वल अभी हमने फाइंड किया 50. CF फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मीडियन क्लास आती है उसके जस्ट पहले के CF को CF फार्मूले में रखते हैं. सॉरी 6 यहाँ पे, और F उसी क्लास की फ्रिक्वेंसी तो आ जाएगा 30, और H है दोनों का डिफरेंस. 7 में 4 माइनस किए तो 3 आया. ठीक, निकाल लेते हैं मीडियन. तो मीडियन इक्वल आ जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा L प्लस n/2 की वैल्यू 50 माइनस CF है 6 और F मतलब ये 30 है और इंटू H मीन्स 10 है, सॉरी 3 है. इक्वल L की वैल्यू तो हमने पुट की ही नहीं, ये 4 है. क्लियर? इक्वल 4 प्लस 50 में 6 माइनस किया 44 और 3 1 जा 3 10 जा अपॉन 10. डिवाइड कर देते हैं इसको तो 4 प्लस 4.4 इक्वल कितना आ जाएगा? 8.8. ठीक है, तो सो मीडियन लेटर्स इन सरनेम्स इक्वल 8.8 जो कि करेक्ट आंसर होगा. इस टाइप क्वेश्चंस मीन मीडियन वगैरह के जो आते हैं जनरली, देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 या 22 में आते हैं. एक पहला होता है मीन या मीडियन, दूसरा हो सकता है मीडियन या मोड, और तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है मोड या मीन. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं. तो आप कोई भी अगर 2 अच्छे से पढ़ के जाते हैं ना, चाहे आप मीन मीडियन पढ़ लीजिए या मोड मीडियन पढ़ लीजिए या फिर मीन और मोड पढ़ लीजिए. ओके, तो कोई भी तो अगर अच्छे से आप पढ़ते जाते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली वो आना है और आपसे आराम से बन जाएगा. हाँ, फार्मूले पूरे बनने चाहिए,
जो मैं शुरू में बताया हूँ फॉर्मूले वो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर अच्छे से कंप्लीट रहेंगे तो आराम से चैप्टर बनेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ओके तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। फॉर्मूले मैं आपको पूरा बता ही चुका हूँ। क्लियर? हाँ, ओजीव बता देता हूँ। ओजीव मैं आपको ऑलरेडी बेसिक में बता चुका हूँ, तो इसलिए ओजीव देख लीजिएगा। ये जब हम ग्राफ रेडी करते हैं तो ये जो लेस देन टाइप या ग्रेटर देन टाइप कर्व बनता है, तो कर्व ऑफ लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओजीव। ओके, कर्व ऑफ लेस और मोर देन टाइप cumulative frequency is called median। ओके, तो सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कई सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आता है, मोड का भी सॉल्व करते आता है, मीडियन का भी आता है और मीन का भी आता है, ठीक, तो आराम से एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। स्टूडेंट्स, इस वन शॉट सीरीज में चैप्टर नंबर लास्ट है क्लास 10th की एनसीईआरटी का। इसके बाद आपका पेपर भी है अब, तो प्रोबेबिलिटी है ये। प्रोबेबिलिटी में हम जो स्टडी करेंगे वो टॉपिक्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। सेकेंड थिंग, हम टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेंगे। प्रोबेबिलिटी कितने टाइप की होती है, और तीसरी चीज इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ इवेंट कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट, और नंबर 4 कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और इंपॉर्टेंट फार्मूले जब हो जाएंगे तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज होती है? ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं जिसमें हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स, एक से अधिक अगर पॉसिबल आउटकम्स हो तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। दूसरा कि it is impossible to predict any Don't outcome in adult advance। ओके, पहले से ही कोई भी आउटकम को प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है। या और दूसरी चीज क्या कि केवल एक से अधिक पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, वो कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, एग्जाम्पल के लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है टॉसिंग अ कॉइन। दूसरा है रोलिंग अ डाइस, और कई सारे एग्जांपल्स हैं,
drawing a cord from a well suffered deck. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. अब हम ये देख लेते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ. रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें एक से अधिक आउटकम होने चाहिए, साथ में किसी भी टर्म्स को एडवांस में प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है. दूसरा, आउटकम. आउटकम किसे कहते हैं? आउटकम क्या होता है? आउटकम की डिफिनेशन होती है पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन आउटकम एक्सपेरिमेंट. ये तो आउटकम की डिफिनेशन ही है. एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल. ठीक, किसी भी एक्सपेरिमेंट या ट्रायल का जो पॉसिबल रिजल्ट होता है उसी को कहते हैं आउटकम. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि अगर हम डाई को फेंकते हैं, जैसे एक डाइस को थ्रो किए, तो जो रिजल्ट है वो आ सकता है 1 2 3 4 5 या 6. ओके, तो ये जो आउटकम आता है, सॉरी, ये जो रिजल्ट आता है इसी को कहते हैं आउटकम. क्लियर? अगला टर्म है इवेंट. इवेंट की डेफिनेशन होती है अ सेट ऑफ वन और मोर आउटकम्स फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए एक या एक से अधिक जो आउटकम्स होते हैं उनके सेट को इवेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग अ टेल, getting a tail when tossing a coin. ओके, फिर हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे. हमारा दूसरा पॉइंट था टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में नंबर ए है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, और टाइप नंबर 2 है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है पॉइंट में आंसर देती है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन पार्ट में आंसर देती है. दोनों में अंतर बस इतना ही है. इस क्लास में, क्लास 10th में हम केवल थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का ही डिस्कस करेंगे. हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएगा नहीं. काफी एग्जांपल्स हैं क्वेश्चंस में, तो उनको नॉर्मल हम हैंडल कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. चलते हैं, समझते हैं कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती क्या है और कैसे ये काम करती है. तो अभी जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है इसका फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं और इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स upon total number of possible outcomes. Okay, probability of
इवेंट इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये शॉर्ट में याद करने के लिए है, ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम में अगर आए तो यही लिखना पड़ेगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ अ कॉइन टॉस्ड, ओके, देन गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू हो जाएगा एंड फेवरेबल आउटकम यानी हेड कितनी बार आएगा तो वो भी गिवन हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज lie between 0 and 1, यानी 1 से लेके, lie between नहीं, between 0 to 1, तो 0 से लेके 1 तक किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, और इसी के बेस पे प्रोबेबिलिटी के टाइप्स, इवेंट के टाइप्स को डिसाइड किया जाता है। तो अगला हमारा टॉपिक है, पॉइंट है टाइप्स ऑफ इवेंट। नंबर 1 है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं, तो एलिमेंट्री इवेंट की डिफिनेशन के लिए ध्यान रखिए कि हैज ओनली वन आउटकम। ऐसे इवेंट जिनमें केवल एक आउटकम होता है उसे कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट, एंड सम ऑफ ऑल द, ये एक डेफिनेशन है उसकी और एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट for an experiment is equals to 1। यानी किसी भी एलिमेंट्री इवेंट, किसी इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट कब कहते हैं, जब उसका एक ही आउटकम हो। और एलिमेंट्री इवेंट होता कैसा है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का सभी एलिमेंट्री इवेंट का सम 1 आता है। ओके, फिर दूसरा है इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली आउटकम और इवेंट कैसे कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट की डेफिनेशन होती है when all the outcome of an experiment, when all the outcomes of an experiment have the same chance of occurring, सेम चांस ऑफ अकरिंग। किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर जितने भी आउटकम हों सबके होने का अगर
सेम चांस हो, उस केस में उसे कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। एग्जाम्पल के लिए टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, किसी कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, मतलब एक का चांस 1/2 है, दूसरे का चांस भी 1/2 है, सेम सेम है, इसलिए ये इवेंट कैसा है, इक्वली लाइकली इवेंट है। अब जैसे हमने टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन, ओके, कॉइन को हम टॉस करते हैं, तो अगर कुछ भी ना आए, ठीक, अगर हम बात करें इम्पॉसिबल इवेंट के, तो इम्पॉसिबल इवेंट के केस में इसका मतलब न तो हेड आ रहा है, न ही टेल आ रहा है, या जो भी हमसे पूछा गया है वो डेफिनेटली नहीं आएगा। तो अगर कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल के इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। दूसरा है इक्वली लाइकली, तो इक्वली लाइकली इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें श्योर इवेंट की, तो श्योर इवेंट में क्या होता है कि काम वर्क डेफिनेटली होगा, उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ओके, तो ये जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है इसको कहते हैं मोर अनलाइकली, इस टाइप से भी कहते हैं मोर अनलाइकली। ये होता है इक्वली लाइकली, और ये होता है मोर लाइकली। क्लियर? तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो बात ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि गेटिंग a 7 when रोलिंग अ डाई। एक डाई को अगर हम रोल करते हैं तो उसमें 7 आ जाए, तो 7 कभी आ ही नहीं सकता। श्योर इवेंट का अगर हम एग्जांपल देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उस श्योर इवेंट इज इक्वल टू होती है 1। और एग्जांपल कि आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो क्योंकि डेफिनेटली देख रहे हैं तभी तो ये देख रहे हैं, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, मतलब डेफिनेटली वो काम हुआ है। ओके, तो उस केस में वो हो जाएगा श्योर इवेंट। फिर नंबर नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं? ये होता है इफ, ये आप सब पता है, इफ E इज एन इवेंट देन E dash is नॉट एन इवेंट। किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी अगर ई से है तो नॉट ना होने की प्रोबेबिलिटी को ई बार से डिनोट किया जाता है। तो इससे क्या हुआ, ये तो आपको पता था, हाँ पता था। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहाँ से पता चला? तो डियर स्टूडेंट्स, ई एंड ई बार, जो ई एंड ई बार है आर said to be complementary event। ओके,
एंड जो ई बार होता है, ई बार इज द complement of, E bar is the complement of E and E is complement of E bar. Therefore, probability of an event plus probability of not an event is equals to 1. ये भी एक important point बनता है बेसिक में, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला, लास्ट पॉइंट हमारा था कि फार्मूले हम देख लेंगे लास्ट में। तो ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ possible outcomes। ठीक है, फिर दूसरा है कि probability of an event is from 0 to 1। तीसरा फार्मूला है probability of event एंड इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। किसी भी इवेंट के होने और न होने के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ओके, तो ये बेसिक था और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के लायक है, उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स में क्वेश्चंस इजी रहते हैं, जैसे probability of an event is equals to 0.05, then probability of not an event is equals to find करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। given probability of an event equal 0.05 and इक्वल आ जाएगा गिवन दैट probability of an event is equal 0.05 and we know that probability of an event plus probability of not an event is equals to 1 होता है। So probability of not an event is equal 1 minus 0.05। तो probability of not an event is equals to हो जाएगा 0.95 और ये आंसर होगा। ये फेमस क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है कि एक सेम बर्थडे वाला है। एक्चुअल में है क्या कि आज मैं एक बुक बच्चे को दे दिया हूँ और एनसीईआरटी की वेबसाइट चल नहीं रही है, तो सेम जो बर्थडे है उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.993 करके लगभग। तो डिफरेंट बर्थडे का कुछ ऐसा निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल 1 में इसको माइनस कर लीजिए, तो 0.993 माइनस करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 0.007। ओके, फिर एक क्वेश्चन है डिफेक्टिव बल्ब वाला। डिफेक्टिव बल्ब थोड़ा उसे देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है डिफेक्टिव पेंस। उस क्वेश्चन को भी रेडी कर लीजिएगा। क्लियर। और साथ में इम्पोर्टेंट ये है कि जिन क्वेश्चन में कॉइन टॉस करने वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिएगा। और एक डाई वाला क्वेश्चन है, इसमें डाई वाले क्वेश्चन में इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटीज पूछी गई हैं, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप कि आप का पेपर अच्छा जाएगा एंड आउट ऑफ 75 में 75 आप ऑब्टेन करेंगे। क्लियर।
Okay, so students, best of luck.